नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में एक बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके संकेत लोकसभा और राज्यसभा और संसद के बाहर दोनों जगह दिखाई दिए। आप अगर पिछले 10 साढ़े 10 साल की राजनीति पर नज़र डालें तो आपको एक तरफा हमला, एक तरफा अभियान, एक तरफा कैंपेन, एक तरफा नैरेटिव एक तरह का दिखाई देगा और ये लगातार चल रहा था। और जाहिर है कि ये कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों की ओर से चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये बढ़ते बढ़ते भारत के खिलाफ हो गया। और ये सबको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ जानते हुए सरकार के पास ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। जो बात संसद में, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कही, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कही और संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा ने कही। राहुल गांधी को पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार पिछले 20 साल में और 10 साढ़े 10 साल के मोदी सरकार के कामकाज के जो 10 साढ़े 10 साल बीते हैं, तीसरा कार्यकाल है, पहली बार देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया है। इस तरह के शब्द, इस तरह की शब्दावली से भाजपा बचती रही है। अभी तक होता ये रहा है कि एक तरफा वार राहुल गांधी करते रहे। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें उन्होंने बोली है जो किसी और विपक्ष के नेता ने कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला होगा। प्रधानमंत्री को चोर कहा, चौकीदार चोर है का नारा लगवाकर। उसके अलावा 2019 के चुनाव के पहले का राहुल गांधी का वो बयान याद कीजिए कि ये जो, अब उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ मैं, ये जो मोदी भाषण दे रहा है आजकल, अगले 6-8 महीने में घर से निकल नहीं पाएगा। निकलेगा तो युवा इसको डंडे से मारेंगे। कोई भी सांसद, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी पद पर हो ना हो, क्या वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोल सकता है? राहुल गांधी बोल रहे थे। और पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो संसद के हर सत्र से पहले कोई ना कोई टूल किट आती थी, कोई ऐसा मुद्दा जो भारत के खिलाफ जाता हो और जिसके जरिए मोदी पर आक्रमण किया जा सकता हो, उनकी सरकार पर आक्रमण किया जा सकता हो। ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे। राफेल से सिलसिला शुरू हुआ, पेगासस की याद कीजिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद कीजिए, उसके अलावा जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद कीजिए, और अभी हाल ही में जिस तरह से यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की एक कार्रवाई का अडानी के ग्रुप के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ है। पहला मकसद संसद की कार्यवाही चलने ही ना पाए। दूसरा मकसद भारत के औद्योगिक विकास पर, भारत के विकास पर लगाम लगाना, रोक लगाना। तीसरा मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और उनकी विश्वसनीयता को कम करना। चौथा मकसद भारत की दुनिया में छवि को खराब करना। ये मुख्य रूप से ये 4 मकसद थे और सबको समझ में आ रहा था। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ छिपा नहीं रहता कि कौन शक्तियां इसके खिलाफ है, लेकिन सरकार की ओर से कभी उनका नाम नहीं लिया गया। पहली बार कहा गया कि ये डीप स्टेट सब करवा रहा है। OCCRP का पहली बार नाम लिया। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। कहने को तो ये जो है, जहाँ भी दुनिया में गड़बड़ हो रही है, करप्शन है, क्राइम हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इन्वेस्टिगेट करता है और खबरें देता है। ये दरअसल भारत के खिलाफ करता है। और आप इसकी हर रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट आती है और 24 घंटे की देर नहीं होती है, राहुल गांधी से उठाते हैं। ये सिलसिला आपको लगातार दिखेगा। अब जो भारत सरकार ने, मैं मानता हूं कि 2 भाजपा के वरिष्ठ सांसदों ने अगर ये आरोप लगाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा ने अगर ये आरोप लगाया है बीजेपी की ओर से,
तो ये गंभीर आरोप है और ये तथ्यों के सत्यापन के बाद ही लगाए गए होंगे कि ये जो संस्था है इसकी फंडिंग अमेरिका का डीप स्टेट करता है, अमेरिकी एजेंसियां करती है, सरकारी एजेंसियां करती हैं और ये भारत के विरोध में लगातार काम कर रहा हो। तथाकथित किसान आंदोलन से सिलसिला शुरू कीजिए अभी जो हाल ही में कोशिश हुई है फिर से किसान आंदोलन को रिवाइव करने की, वो सब चाहे सीएए के विरोध में आंदोलन हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, आप कोई भी मुद्दा इस तरह का उठा कर देखिए भारत विरोधी, इन सब में इन संस्थाओं की कोई ना कोई भूमिका। तो डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि एक ट्रायंगल बन गया है, जॉर्ज सोरोस, OCCRP जो डीप स्टेट का हिस्सा है या डीप स्टेट की फंडिंग से चलता है, और राहुल गांधी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो रजीम चेंज एक्सपर्ट माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं दुनिया में, उनका राहुल गांधी से संबंध। अब सवाल ये है कि ये सब बातें तो ऐसा है नहीं कि सरकार को अभी पता चल गई है, इससे पहले सरकार को पता नहीं था, सरकार को पता था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं ये भी पता था। उनके जो उपराष्ट्रपति हैं अभी भी हैं, 20 जनवरी के बाद नहीं रहेंगी, कमला हैरिस, वो क्या कर रही हैं ये भी पता था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा क्या कर रहे हैं ये भी पता था। इन सब संस्थाओं के बारे में और जॉर्ज सोरोस तो खुलेआम घोषणा कर रहा था कि उसका मकसद मोदी को सत्ता से हटाना है, भारत में रिजीम चेंज करना है। उसके लिए इतने हजार करोड़ रुपए का फंड उसने इकट्ठा कर रखा है या उसकी व्यवस्था कर रखी है। ये सब बातें जानते हुए, और आप देखिए उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से 2024 का चुनाव मोदी जीतने न पाए। तो पिछले 10 साढ़े 10 साल में इन संस्थाओं ने, इस नेक्सस ने, इसकी जो अधिकतम ताकत थी वो लगा दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मोदी को सत्ता में आने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन भाजपा की सीटें कम करने में सफल हो गए। भाजपा स्पष्ट बहुमत उसको न मिल पाए, इसमें सफल हो गए। लेकिन उसके बाद क्या? अब इस डीप स्टेट से जुड़ी हुई संस्थाओं, व्यक्तियों, नेताओं, देश के बाहर जो है और देश के अंदर जो है, उनके अंदर इतनी बेचैनी, खलबली क्यों है? इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई है और वो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। इस ट्रायंगल के लोगों को ये उम्मीद थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और कमला हैरिस नई राष्ट्रपति बनने वाली हैं, और उसके बाद भारत में जो होता उसकी हम और आप आज कल्पना नहीं कर सकते। मोदी सरकार के साथ जो होता उसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस डीप स्टेट के सख्त खिलाफ है, उतने ही खिलाफ जितना भारत है, और उनका प्रण है कि वो इसको राष्ट्रपति बनने के बाद इसका सफाया कर देंगे। तो डीप स्टेट डेस्परेट था, उसको लग रहा था कि किसी तरह से जितना कर सकते हो किया जाए, दुनिया में जहाँ जहाँ कर सकते हो। बांग्लादेश में रिजीम चेंज इसी जो है योजना के तहत हुआ। दुनिया के और देशों में ये जो युद्ध हो रहा है, ये सब जो है इसी डीप स्टेट के जो एक्टर्स हैं उनकी करामात है। उनको जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा आया, उनको मालूम हो गया कि अब उनके दिन पूरे हो गए। तो एक लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं, वो भारत में उसकी कोशिश हुई। भारत में कोशिश हुई 4 जून के बाद कि किसी तरह मोदी की सरकार न बनने पाए। जो सहयोगी दल हैं वो साथ छोड़ दें, उनको तोड़ने की कोशिश हुई, वहाँ भी असफल हुए। लेकिन मैं फिर से वो सवाल जो शुरू में कहा दोहरा रहा हूँ कि भाजपा का, मोदी सरकार का ये पहली बार सीधा हमला राहुल गांधी पर, ये क्यों हुआ? और याद रखिए ये संस्थाएं जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये समय समय पर कांग्रेस का, राहुल गांधी का और गांधी परिवार का साथ देती रही। जब नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हो रही थी ईडी की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, तो झूठी खबरें दुनिया भर में फैलाई गई कि जगह जगह, शहर शहर में विरोध हो रहा है इसका, लोग सड़कों पर उतर आए।
तो हर तरह से कांग्रेस को और ख़ासतौर से राहुल गांधी की राजनीति को स्थापित करने, प्रोटेक्ट करने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही। तो बीजेपी ने पहली बार ये हमला किया क्यों? एक बात, बीजेपी और मोदी सरकार के सामने अब डीप स्टेट की वैसी चुनौती नहीं रह गई। उनको मालूम है कि 20 जनवरी है, सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली ये शक्तियां हैं, उनकी जान जहां बसती है, जिस संस्था में बसती थी, उस पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में भारत से पूरी तरह से सहमत है। तो इन तत्वों को, ये जो टूल किट्स हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इनको भारत में अराजकता पैदा करने का उस तरह का अवसर नहीं मिलेगा। अवसर अगर मिले भी तो उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा जिसकी ज़रूरत होती है ऐसे फर्जी आंदोलनों को चलाने के लिए। जैसे तथाकथित किसान आंदोलन चलाया गया, जैसे सीए के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के विरोध में। और ये सब देखते हुए आप देखिए, स्टैंड देखिए इनका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या उनके प्रशासन के कोई और लोग हों, प्रवक्ता हों, किसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचार की निंदा नहीं की, उसका सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी ने भी नहीं उठाया, उनके साथी दलों के नेताओं ने भी नहीं उठाया। आप इससे समझिए कि किस तरह की एकता थी इनमें। अब उस एकता पर खतरा आ गया है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि बदल क्या गया। एक बदलाव तो बड़ा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए अमेरिका में। दूसरा, 4 जून 2024 के बाद हरियाणा का चुनाव जीत गई बीजेपी, धूम धड़ाके से जीत गई। और महाराष्ट्र का चुनाव तो जिस तरह का बहुमत मिला है, जिस तरह का समर्थन मिला है, वो बात ये नहीं है सिर्फ कि चुनाव जीत गई बीजेपी और वहाँ सरकार बनने जा रही है उसके गठबंधन की। बात ये है कि पहली बार 1991 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसी से केवल तुलना की जा सकती है कि पहली बार इतना प्रचंड बहुमत हिंदुओं का भाजपा के समर्थन में, मोदी के समर्थन में आया। महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू जागरण का चुनाव है, इस बात को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि सरकार की इस योजना का फ़ायदा हो गया, उस योजना का फ़ायदा हो गया, सरकार के इस काम का फ़ायदा हो गया। सारे तर्क दिए जा रहे हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। अब हिंदुत्व की जीत को, हिंदुत्व के रथ को रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या केवल इसीलिए हमला किया? नहीं, ये केवल ट्रेलर है। इसका मतलब है कि मुझे जानकारी नहीं है इसका लेकिन इससे संकेत, इससे निष्कर्ष ये निकलता है, इस संकेत से, कि मोदी सरकार अब निर्णायक युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे तत्वों से जिनको विदेशी ताकतों का समर्थन था, देश में जो उपद्रव पैदा करना चाहते थे, जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे संविधान का नाम लेकर, जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे, जो देश की प्रगति को रोकना चाहते थे, विकास को रोकना चाहते थे, उन सब के खिलाफ निर्णायक युद्ध का। और उसका केंद्र गांधी परिवार बनेगा, कांग्रेस पार्टी बनेगी। ये राहुल गांधी पर सीधा हमला, ये हमला कांग्रेस पार्टी पर भी हो सकता था, ये कांग्रेस पार्टी के सहायक दलों पर भी हो सकता था, लेकिन सीधे नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने, उन पर निशाना लगाने का मतलब है कि अब सारे जो आवरण हैं वो सब उतर गए हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी, ये मोदी सरकार ने, ऐसा लगता है, तय कर लिया है। तो आने वाला समय गांधी परिवार, खास तौर से राहुल गांधी, जाहिर है उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के लिए बहुत कठिनाई भरे होने वाले हैं। 4 जून 2024 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, उनमें जिस तरह से झारखंड को छोड़कर भाजपा की जीत हुई है, जिस तरह का समर्थन मिला है, उसके बाद जो है, ये जो धारणा बनी थी 4 जून 2024 को कि हिंदुत्व की पकड़ कमज़ोर हो रही है, उसकी अपील कमज़ोर हो रही है, मोदी का प्रभाव कम हो रहा है, या मोदी की जो अपील है उसका असर कम हो रहा है, ये सब भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं।
अब मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस लड़ाई को और ज़्यादा टाल नहीं सकते। देखिए, युद्ध आप करते नहीं, युद्ध आपकी अक्सर जो है वो आपकी पसंद नहीं होती, चॉइस नहीं होती, युद्ध आपको करना पड़ता है। और अब ये परिस्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये युद्ध लड़ना और जीतना पड़ेगा। और उसके बारे में जो भी दुविधा रही हो, लगता है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये मान लिया है मोदी सरकार ने, मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि ये लड़ाई जो है इसको निर्णायक मोड़ तक, इसकी जो अंतिम परिणति है वहाँ तक ले जाना ज़रूरी है। तो आने वाले समय में राहुल गांधी के खिलाफ जो मुकदमे पहले से चल रहे हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि उसका असर जो है उनकी नागरिकता को लेकर जो मुकदमा है उस पर सरकार को जवाब देना है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। उनकी नागरिकता को लेकर सवाल है। इसके अलावा ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में जो इटली की अदालत में सबूत पेश किए गए हैं रिश्वत के, वहां साबित हो चुका है कि किन लोगों ने रिश्वत दी, किन लोगों ने रिश्वत ली, उनका भी नाम है, लेकिन उनका चूंकि वो भारतीय हैं इसलिए उनको उससे कोई मतलब नहीं था और यहाँ से दबाने की भी कोशिश हुई। अब वो कागज़ या दस्तावेज या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं और इस निर्णायक लड़ाई में वो सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, हालांकि सरकार की ओर से उसकी कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, कि बोफोर्स के मामले की फिर से जांच करने जा रही है भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार। अब ये खबर सच है गलत है, ये इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, मैंने अखबार में पढ़ी है, उसी के आधार पर कह रहा हूँ। ये सब संकेत बताते हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। तो अब तक मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश थी कि बात यहां तक ना पहुंचने पाए, लगातार इग्नोर कर रहे थे। जिस तरह से महाभारत में प्रसंग है कि भगवान कृष्ण शिशुपाल की गालियों की गिनती कर रहे थे, 100 तक गिना, उसके बाद ही शिशुपाल का वध हुआ। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी गालियों की गिनती कर रहे थे और वो गिनती पूरा होने का समय आ गया। अब इसका नतीजा क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह के प्रमाण हैं, जिस तरह के दस्तावेज हैं, जिस तरह की कारगुजारियां हैं इस परिवार की और इस पार्टी की, उनके सहायक लोगों की और उनके इकोसिस्टम की, उसमें बड़ा स्पष्ट नज़र आता है कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन इतना आप मान कर चलिए, अब इसकी उपेक्षा करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। संबित पात्रा का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का और निशिकांत दुबे का सदन के अंदर बोलना, सदन के बाहर बोलना, बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको डॉक्टर संबित पात्रा ने संबोधित किया, ये सब बहुत स्पष्ट घोषणा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई दुविधा किसी के मन में नहीं होनी चाहिए कि अब क्या होने वाला है। तो इसके लिए इसका मतलब है कि तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। इसकी आतिशबाजी आपको मुझे लगता है कि 20 जनवरी के बाद देखने को मिलेगी। तो ये दिसंबर का महीना, पहले मैंने कहा था कि गांधी परिवार और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, तो वो भारी पड़ना शुरू हो चुका है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो 20 जनवरी को जिस दिन शपथ लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि क्या क्या होने जा रहा है। भारत की राजनीति में कितना, कैसा और कितना बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। और मतदाता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि वो इस सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। हिंदुओं ने बता दिया है कि उनकी नींद टूट गई है, वो जग गए हैं और सनातन धर्म के पक्ष में जो भी, उसके बचाव में, उसकी रक्षा में जो कुछ भी उनको करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। और उनको करना कुछ ज़्यादा नहीं है,
एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये 2 नारे याद रखने की ज़रूरत है और इसके अलावा और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो अगर ये 2 नारे याद रहेंगे और इन पर हम अमल करेंगे तो जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। भारत लक्ष्य क्या है? भारत विरोधी शक्तियों का सफाया, सनातन विरोधी शक्तियों का सफाया। सफाई से मेरा मतलब है सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, भारत के वर्चस्व की, भारत की सफलता का जो डंका है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे। और आप विश्वास रखिए कि अब इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जो पी चिदंबरम ने एक बात कही थी, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 303 सीटें लेकर जिस तरह से मोदी काम कर रहे थे, 240 आने के बाद भी उसी तरह से कर रहे हैं। उनको अपना बयान जल्दी बदलना पड़ेगा। 303 सीटें लेकर मोदी जिस तरह से काम कर रहे थे, 240 सीटें लेकर उससे बहुत अलग तरह से, बहुत तेज़ी से, बहुत प्रभावी ढंग से काम करेंगे। ये आने वाले दिनों में दिखने वाला है और अब इसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो कैलेंडर ईयर 2025 भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। एक नया इतिहास लिखा जाएगा और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उसके गवाह बनेंगे। हमारी आंखों के सामने होगा, हमारी आंखों के सामने जिन बातों की हमने कल्पना नहीं की थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा, वक्फ के बारे में इस तरह का जो है सरकार विधेयक लेकर आएगी और आप मानकर चलिए कि बजट सत्र में ये विधेयक पास होने वाला है। जिन लोगों को आशंका है, जिन लोगों को लगता है कि ये सब जो है केवल थोड़े से चुनावी लाभ के लिए किया गया, मंशा नहीं है इसकी, उनको बड़ी निराशा होने वाली है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े काम, 10 साल में जो बड़े काम हुए हैं वो अगले 5 साल में जो काम होने के संकेत मिल रहे हैं वो काम बहुत छोटे लगने लगेंगे। तो ज़रूरत किस बात की है? सिर्फ एक बात की, धैर्य की, पेशेंस की, धैर्य के साथ इंतज़ार करने की। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।